राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है, पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। आपका पहला कवि सम्मेलन, वहाँ कितने पैसे मिले आपको? 51 रुपए। ये आप सैनिकों के लिए बहुत अच्छा बोलते हैं, कई बार कवि सम्मेलन में आपने बोला है, कुछ पंक्तियां बोले कि मैं करगिल में उसी तोलोलिंग की घाटी के नीचे भी कविता पढ़ के आया, बिल्कुल, जहाँ से वो फायरिंग हुई थी पाकिस्तान। तो कैसे? प्राण से ज्यादा प्रिय जिनको रहा अपना वतन है, राष्ट्र का उत्थान ही जिनका रहा अंतिम सपन है, प्राण दीपक दे गए जो राष्ट्र की आराधना में, उन शहीदों को हमारे कोटिशः पावन नमन है। शहीद की माँ की चिट्ठी आपने पढ़ी थी, वो बहुत चर्चा में रहती है आपके। वो आप हमारे दर्शकों को एक बार। उस बच्चे ने लिखा अपनी पत्नी से, वो चिट्ठी लेट आई जब तक उसकी डेड बॉडी आ गई। यूं तो तुम्हारे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, यूं तो तुम्हारे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, पर मादरे वतन पे अपना इश्क भी कुर्बान। माँ उसी शोणित से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूँ, माँ तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, पर देख उसकी वीरता खुद शत्रु भी कायल हुआ है। रक्त की होली रचाए मैं प्रलय कर दिख रहा हूँ, माँ कसम दी थी जो तुमने आज मैंने पूर्ण की है। बांग्लादेश का जो इशू रहा, जो आजकल चल रहा है, आजकल अचरज है जिनकी रोटी पर हम लोगों के नाम मिले, कुछ गद्दारों ने पूरब को फिर लोगों से नहलाया, कुछ एहसान फरामोशों ने अपना चेहरा दिखलाया। तो जिन लोगों की रोटियों पर हमारे निशान थे, मंदिर तोड़ दिए गए, भयंकर एहसान फरामोश कंट्री यदि कोई वर्ल्ड में है, दैट इज बांग्लादेश। वेस्ट बंगाल में वो बहुत दर्दनाक घटना थी, वो डॉक्टर के साथ। मैं हिल गया सर। आप दामिनी के माँ बाप को, जिसमें राष्ट्रपति तक पूरा वर्ल्ड इन्वॉल्व था, 16.5 साल का निकम्मा सारी हरकतें जानता था सब, और वो बालिग नहीं। आपको लगता नहीं जात पात में बामण मणिया राजपूत यादव गुर्जर जात पात में हिंदू मुस्लिम में ये देश बटा हुआ है कि हम मुस्लिमों का संरक्षण करेंगे? भोपाल को मार दिया गया, बहराइच का ये चल ही रहा है अभी। तो राजनीतिक लोग दूसरों को आगे कर देते हैं। कश्मीर से शुरू हो जाओ ना, उन अलगाववादी नेताओं की जो कह रहे हैं हमें अलग कश्मीर चाहिए, उनसे पूछा आपके बच्चे कहाँ हैं? वो पत्थर फेंक रहे हैं क्या? देश को लंदन में पड़ रहा है। देश का लोकतंत्र बहुत बहुत अपरिपक्व है। इस देश को एक ईमानदार डिक्टेटर की जरूरत है। तो आप अपनी पसंद की कुछ लाइनें दर्शकों के लिए। पसंद की वो बड़ी कड़वी लाइन है। करगिल में मैं देखता था रोज जब तिरंगे में लिपट के शव आते थे, तो तुरंत वहाँ 10 लाख रुपए ये दिए विधवा को, 10 लाख। तो नेता लोग बड़ी कालन ऊंची करके घूमते थे। तो एक आध जगह बड़ा अभद्र व्यवहार हुआ उन वीरांगनाओं के साथ, तो मैंने गुस्से में फिर 2 लाइन लिखी थी। वो तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दिए वीर प्रसूता माओं को, लो मैं 20 लाख देता हूँ तुम किस्मत के हेटों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजें लड़ने अपने बेटों को। किसान जवान इस देश की आर्थिक व्यवस्था से लेकर सरहदों तक इन दोनों का बड़ा योगदान है। सोचो कि समंदर कभी रोता नहीं है, सच तो यह है कि वो अपनी कहानी किसी से कहता नहीं है। किसी अगले से मत चूके चौहान। नमस्कार, द दिवाकर शो में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिनका देश विदेश में नाम है, जिनको वीर रस के ओजस्वी कवि विनीत चौहान। विनीत चौहान जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। द दिवाकर शो में बहुत बहुत आभार। विनीत जी, आप अपने शुरुआती जीवन, हम शुरुआत करते हैं इंटरव्यू की शुरुआत में, आपका शुरुआती जीवन, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, आप बाय बर्थ आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए। कवि के बारे में बहुत लोग जानते हैं मेरे विषय में, लेकिन मैं आरंभ कहाँ से हूँ ये बहुत पहली बार आपने सवाल किया है। मेरा जन्म मेरे ननिहाल में हुआ है। मूलतः हम लोग मेरठ बड़ौत के पास एक गांव है बहुत चर्चित, क्रिठल गांव, वो मेरा पैतृक गांव है। लेकिन मेरा जन्म जो हुआ है वो अलवर में हुआ है, मेरे ननिहाल में। मेरा लालन पालन पूरा ननिहाल में हुआ और 3री कक्षा तक मैं अलवर में पढ़ा। उसके बाद चूंकि दादा दादी गांव में रहते थे, तो पिताजी की सर्विस हालांकि अलवर में थी, लेकिन उनका मन था कि माँ उनके साथ रहे, सेवा में रहे, तो हम वहीं चले गए। और 3-4 वर्षों तक मैं वहाँ, गुरुकुल है, भारत प्रसिद्ध गुरुकुल है, जो सोमपाल शास्त्री जी अपने केंद्रीय कृषि मंत्री रहे हैं, उनके पिता श्री रघुवीर शास्त्री जी, वो वहाँ पर कुलाधिपति थे। उस समय तो नहीं, लेकिन उसके 2-3 पीढ़ी बाद मैं वहाँ पर पढ़ा हूँ, 4ठी-5वीं कक्षा तक। फिर 6ठी कक्षा में मैं आ गया वहाँ एक इंटर कॉलेज में, मैं वहाँ पढ़ा। 7वीं-8वीं कक्षा फिर मैंने अलवर में आ गया। और हरसोली एक गाँव है जहाँ की उस ज़माने में कबड्डी की टीम बड़ी फेमस हुआ करती थी, वहाँ मैं पढ़ा। 9th क्लास से फिर मैं वापस अलवर आ गया, तो जहाँ जहाँ पिताजी के ट्रांसफ़र होते रहे, तैसे तैसे हम लोग बच्चे उस क्लास में उस जगह पर जाते रहे। फिर मैं लगातार अलवर पढ़ा
और आरआर कॉलेज से फिर मैंने बीएससी करी, एमएससी मैंने भरतपुर से करी, बीएड मैंने डी जो अब तो जिला बन गया है मैंने वहाँ से किया। और ये सौभाग्य है कि मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक गोल्ड मेडल मेरा वहीं से मेरे को, जब मैंने टॉप किया राजस्थान यूनिवर्सिटी को वहाँ से। और बहुत कम समय जब तक मेरा रिजल्ट नहीं आया था, मैंने आर्य कन्या विद्यालय से अपने कुछ महीने वहाँ पढ़ाया था। फिर मेरा रिजल्ट आ गया क्योंकि टॉप था मेरा राजस्थान, तो मेरी पोस्टिंग आ गई थी। अलवर में पोस्टिंग हुई और लेक्चरर बन के मैं जोधपुर चला गया, भोपालगढ़ एक जगह जोधपुर में। वहाँ से फिर मैं आ गया अलवर किशनगढ़, और 23 वर्ष मैंने एक ही जगह पर केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाया। ये जान के हमारे श्रोताओं को बड़ा सुखद आश्चर्य हो सकता है कि मैं हिंदी का विद्यार्थी नहीं रहा हूँ, मैं रसायन विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ। 23 साल मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई है। फिर मैं अलवर आया नवीन स्कूल में और फिर प्रिंसिपल हो गया। व्यस्तताएं इतनी बढ़ गई देश भर में, मेरी कवि सम्मेलनों में धीरे धीरे 35-36 साल हो गए मुझे कविताएं कहते हुए, कि मुझे लगा कि अब मुझे राजकीय सेवा से विराम लेना चाहिए। तो प्रिंसिपल बनने के कुछ महीनों बाद मैंने निर्णय लिया कि अब मुझे केवल फोकस कवि सम्मेलन की दुनिया में करना चाहिए, साहित्य की दुनिया में करना चाहिए। और जितना जैसा बन पड़ रहा है मेरे से देश में जो कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं, उन पर मैं अपनी बातें कहता हूँ। और तमाम 35 वर्षों से आप जैसे दोस्तों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से मेरी पुस्तकें भी आई हैं 4-5, और मैं अपनी बातें दुनिया के सामने रख रहा हूँ। आप रसायन विज्ञान के लेक्चरर रहे, रसायन विज्ञान के लेक्चरर के बाद आप अचानक से कवि रहे, वो भी वीर रस के कवि। उसके पीछे क्या एक मेरा लगभग हर इंटरव्यू का सवाल है जो हर इंटरव्यू करता मुझसे पूछता है। दरअसल क्या है, ये बात तो सही है कि रसायन विज्ञान का कविता से क्या लेना देना। मैं मजाक में तो कह देता हूँ देखो उसमें भी रस हैं और कविता में भी 9 रस होते हैं, लेकिन हकीकत बात यह है कि मेरे पिताश्री बलवीर सिंह करुण जी इस देश के बहुत चुनिंदा उन 3-4 कवियों में से हैं। वो भी वीर रस के कवि वो है। उनकी 25-30 पुस्तकें आ चुकी हैं, कई प्रांतों में उनकी पुस्तकें कोर्स में चल रही हैं। देश के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार उनके खाते में हैं। दिनकर जी, श्यामनारायण पांडे, सोनलाल द्विवेदी जी के साथ उन्होंने काव्य पाठ किया। बड़े प्रिय पात्र दिनकर जी के पिताश्री रहे। तो चूंकि घर में वातावरण कविता का था, इसलिए वो धीरे धीरे वहीं से मोटिवेशनल वहाँ से हो गया, और डीएनए में तो था ही। तो दोनों चीज़ें जब मिक्स हो गई तो बचपन से उस माहौल में आप आए। तो बड़े कवि हमारे घरों पर आते थे, तो हम तो बस ट्रे में चाय लेके उन्हें पिलाने के लिए जाते थे, फिर वहाँ बैठ जाते थे कोने में, पिताजी सुनाते थे ये फला कवि हैं, फिर वो वहाँ कवि सम्मेलन में ऐसा होगा, ये कविताएं रात भर हुई होंगी। नीरज जी घर पे आते थे उस समय। कौन कौन बड़े कवि उस समय घर आते थे जिनका नाम रहा जवाब में? गोपाल दास नीरज जी, अच्छा, संतोषानंद जी, जिंदगी की न टूटे लड़ी प्यार शामे घड़ी रगड़ी, एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है, या नीरज जी हैं ये भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी नहीं, ये बड़े कवि हैं उस समय। सुरेश शर्मा जी, हरिओम पवार जी, अशोक चक्रधर जी, पिताजी के पास सब आते थे। और संयोग फिर ऐसा रहा कि धीमे धीमे मैं भी उनका एक तरह से सानिध्य में रहा, और बरसों नीरज जी ने मेरी पहली पुस्तक की भूमिका भी लिखी है, मुझे सौभाग्य प्राप्त है। हरिओम पवार जी ने मेरी पुस्तक की भूमिका लिखी है। इन बड़े लोगों का आशीर्वाद है, वरना कविता जैसा तो अभी मैं नहीं मानता। हाँ, अखाड़ेबाजी मुझे आ गई है, बाकी कविता तो बहुत बड़ी चीज़ है। कभी बचपन में आप स्टेज शो में जाते थे पिताजी के साथ? नहीं, कभी नहीं, कभी जाना नहीं। मैं 9th क्लास में आकर बाल सभाओं में मैंने बोलना शुरू किया, और उस समय तक मैं नेकर पहनता रहा। पहली बार 9th क्लास में मैंने पैंट पहनी, तो जब पहली बार मैं बोल रहा था भाषण, तो मैंने टेबल पकड़ ली और मैं कांप रहा था, तो मेरा पूरा रेड चेहरा हो गया था, पूरा रट रखा था मैंने। जो कहाँ पर कार्यक्रम? ये मैंने बाल सभा में तो हरसोली में भाग लिया, लेकिन पहली बार भाषण प्रतियोगिता हिंदी दिवस पर थी नवीन स्कूल में। मैं 9th क्लास का विद्यार्थी था, तो सबने कहा कि इसे भी भाग लिवा दो। तो मैंने पिताजी से एक पन्ना लिखवाया, हिंदी दिवस पर यह है करते हैं तन मन से वंदन अपनेपन की परिभाषा का, अभिनंदन अपनी संस्कृति का, अभिनंदन अपनी भाषा का। ये सोम ठाकुर की 2 लाइन थी जिससे मैंने शुरू किया, और पता नहीं कैसे मैं क्या बोला, मुझे खुद नहीं पता, मैं तो बेहोश था, लेकिन मैं उसमें फर्स्ट आ गया। तो मेरे खुद को आश्चर्य होता मैं फर्स्ट कैसे आ गया, लेकिन सब लोगों ने बड़ा अच्छा बोला, तो मैंने जो भी रटा वहीं से शुरुआत आपकी। वहाँ से फिर मैं डिबेटर बन गया। मतलब जहाँ भी मैं जाता डिबेट्स में तो ये तय हो जाता था। फिर आरआर कॉलेज का मैं बेस्ट डिबेटर रहा 3 साल तक। मेरे ब्लेजर के ऊपर बेस्ट डिबेटर का बोला। राजऋषि कॉलेज से मैंने बीएससी किया। देन फिर मैं जब एमएससी किया तो राजस्थान यूनिवर्सिटी का बेस्ट डिबेटर हुआ। शैलेश लोढ़ा जो तारक मेहता में है, उनसे मेरा परिचय वही हुआ।
वो फर्स्ट ईयर में थे। वो भी राजस्थान जोधपुर से ही है? वो उस समय हाँ जोधपुर से हैं, वो सिरोही कॉलेज में पढ़ते थे। ओके। तो वो उस समय राजस्थान यूनिवर्सिटी में आता था। तो वहाँ वो फर्स्ट ईयर में थे और मैं MSc प्रीवियस में था। तुम दोनों डिबेट बोलते थे। तो वहाँ जो पैनल सेलेक्ट होता है जो ऑल इंडिया डिबेट बोलने जाएगा, ओके, उसके अंदर हम दोनों सेलेक्ट हुए। वीरेंद्र विद्रोही मेरे एक पुराने दोस्त थे, अब इस दुनिया में नहीं है, बहुत अच्छे डिबेट बोलते थे वो। तो विचारधारा थोड़े वामपंथी थे लेकिन मेरी अच्छी जुगल बन गई थी। मैं राष्ट्रवादी विचारधारा से वामपंथी, लेकिन दोस्ती हमारी बहुत अच्छी थी। बरसों हमने ऑल इंडिया डिबेट जीती, तो मैं डिबेटर हो गया। कभी नहीं था मैं तब तक, केवल डिबेट बोल। लेकिन ये तय हो जाता था जहाँ वीरेंद्र विद्रोही और विनीत चौहान पहुंच गए तो पहली 2 जगह और शील्ड वहां की छोड़ दो, ये तीनों चीजें लेके जाएंगे। आफ्टर MSc मैंने जब B.Ed में एडमिशन लिया तब मैंने पहली हास्य कविता लिखी थी, जो मुझे बहुत अधिक याद नहीं है इस समय। तो मेरा B.Ed कॉलेज पहला दिन, तो बस में जैसे हम चढ़े तो मैंने बड़े अजीब दृश्य देखे कि कंडक्टर जहाँ बैठा था उसके ऊपर लिखा था बीड़ी पीना मना है, कंडक्टर खुद बीड़ी पीना था। तो ये तो अपने देश में हाल है। तो ये हुआ, तो मैंने सब उसमें वर्णन किया उसके अंदर। और फिर 84 के अंदर इंदिरा जी का जब वो हुआ हत्याकांड, उस समय अलवर में एक कवि सम्मेलन था। तो उस समय वीडियोग्राफी आई थी 84-85, हम तो इस विधा से जुड़े। तो एक कवि को आना था तो वो आए नहीं थे, गोपीनाथ उपेक्षित थी। तो पिताजी ने कहने लगा ऐसा कर तू मेरी कविता बोल देना और तेरी भी वीडियो बन जाएगी, टीवी पे देख तू कैसा लगता है। बस वो पहला दिन था मेरा, मेरा टर्न हुआ मिला आपको। तो मैंने कहा कविता तो मैं अपनी बोलूंगा, आपकी नहीं बोलूंगा। तो मैंने 4 लाइन, मुझे ये नहीं पता वो मुक्तक थे, वो छंद थे, वो गीत था, गजल थी, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने वो बोला। और अलवर के आप शायद परिचित होंगे, मैं राजनीति के बड़े हस्ती पंडित धर्मवीर शर्मा सिद्ध जी, तो उन्होंने एक बात कही उस दिन, कहने लगे कि यदि आज मैं इसका निर्णायक होता कवि सम्मेलन का तो मैं विनीत को फर्स्ट देता। ये उनका उस समय का वाक्य, जब मैं पहला मंच कला भारती में पढ़ रहा था केवल वीडियोग्राफी के चाव में। उस दिन का दिन है, फिर B.Ed कॉलेज में चला गया और ये संयोग की बात देखिएगा, मैं कवि बन गया और मैं सरदार शहर चूरू में कवि सम्मेलन पढ़ के आया। और जब B.Ed में मेरा एग्जाम लेने के लिए आया एग्जामिनर, वो मेरे को अपने कॉलेज में कवि सम्मेलन में बुला चुके थे। ओके। तो हमारे प्रिंसिपल ने सिफारिश करी कि हमारे कॉलेज का बेस्ट लड़का है, इसके अच्छे नंबर देना प्रैक्टिकल में। तो मैंने अच्छा बताना जब भी वो आए। तो जैसे मैंने एंट्री ली तो मिस्टर जुल्का थे, मुझे अब तक उनका नाम याद है। ओके। तो अरे कविराज तुम यहाँ कैसे? मैं सर यहाँ कविराज नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ आपका। तो उन्हें बड़ी हैरत हुई कि कवि भी है स्टूडेंट भी है। फिर अच्छा रहा इंटरव्यू भी। प्रेरणा स्रोत कौन रहे आपके, जिनको आप अपना गुरु मानते हैं? गुरु जैसा शब्द तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जिनको देखकर मुझे लगा ऐसा कवि बना जा सकता है, वो हरिओम परमार जी थे। आपके और उनकी कुछ आवाज भी मैच करती? हाँ, बहुत कुछ जिससे आदमी प्रेरणा लेता है, स्वाभाविक है उसका प्रभाव उस पर पड़ता है। तो शुरू में तो मैं उनकी तरह गा के पढ़ता था, बाद में जब धीमे धीमे कवियों की संख्या ज्यादा होने लगी, मेरा कच्चा गला था और 4-4, 6-6 दिन कवि सम्मेलन लगे तो मेरा गला पकने लगा। यार ये तो मामला, कविता नहीं बोली जाएगी ऐसे। तो फिर मैंने तहत में जैसे कहते हैं गद्य के रूप में कविताओं को गा के न पढ़ के वैसे पढ़ना शुरू किया। आप वीरस के कवि हैं तो आप गले के लिए कुछ अलग से स्पेशल ऐसा कुछ मुलेटी है, कुछ ऐसा कुछ करते हैं या एक? नहीं, ऐसा कुछ शुरू में था। शुरू में लगता था गरारे करो, कार्बोल कैप्सूल के भपारे लो, जब नए नए होते हैं। जब नए नए होते हैं, एक्चुअली क्या मेरा मानना ये है कि साइकोलॉजिकल बड़ा खेल है। यदि आप हीरो हो गए हैं तो फिर आपको लगता है कि अब तो चक्रव्यूह को 2 गदा से तोड़ ही दूंगा। बिल्कुल। और जब नए नए होते हैं, आप अभिमन्यु होते हैं, तो आपको डर लगता है इस चक्रव्यूह में तुम गिर के मरोगे। तो जब नए नए आए थे तो हमें कार्यक्रम से 2 दिन पहले बुखार चढ़ जाता था, यार कल सहारनपुर जाना है और बम्बई तो चौपाटी पहली बार जा रहा हूँ, हमारे बड़े सब कवि होंगे और क्या तुम करोगे। लेकिन धीमे धीमे जब आप का एक लेवल बन जाता है, कॉन्फिडेंस बहुत काम करता है। हमारे यहाँ एक कहावत है, यदि कोई कवि जम ना रहा हो तो सबसे पहले कहता माइक खराब है आपका। और यदि आप जम रहे तो खराब माइक पे कहता नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, माइक बिल्कुल ठीक है। तो आनंद, तो शुरुआत में जरूर ऐसा हुआ, मुलेटी वगैरह भी खाई। हाँ, थोड़ा सा प्रिकॉशन रखता हूँ, बहुत चिल्ड न खाऊं, उनसे बचता हूँ, तले भुनी चीज़ें ना खाऊं। इतने सालों की जर्नी में जो आपका इतने सालों का आपका कैरियर हो गया कवि के क्षेत्र में, क्या उतार चढ़ाव, क्या अप्स डाउन, क्या चैलेंजेस आपको देखने को मिले? बहुत ज़्यादा। और पहले में और आज में बहुत ज़्यादा। और उसमें सोशल मीडिया का बड़ा हाथ है। टेलीविजन का थोड़ा सा है, लेकिन ज़्यादा सोशल मीडिया का हाथ है। जब हम आए थे, बड़े कवियों से हम बहुत भयभीत रहते थे
कि यार नीरज जी हैं, कोने में हम बिल्कुल ऐसे बैठते थे कि नीरज जी की निगाह ना पड़ जाए हमारे ऊपर, तो हम थोड़ी कविता जानते हैं, कविता तो नीरज जी को आती है, कुंवर बेचैन फैन फॉलोइंग है, सब चीज़ है, नाम बड़ा नाम का। लेकिन धीमे धीमे क्या हुआ, कविता में हास्यरस की मात्रा ज़्यादा आने लगी। हास्यरस तक आ जाती कोई दिक्कत नहीं, आदित्य जी हास्यरस के बड़े कवि थे जी, लेकिन अच्छे अच्छे गीतकार उनके सामने पानी भरते थे, ऐसी भाषा थी उनकी। कविता थोड़ी थोड़ी दूर हुई और उसकी जगह चुटकुलों ने कविता जगह लेने और उन्हें कविता माने जाने, और परफॉर्मेंस हावी हो गई। लेखन से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया परोसगारी। भोजन कैसा बना ये महत्वपूर्ण नहीं था, परोसगारी कैसे की, सर्विंग से। खाना खजाना में संजीव कपूर ने एक बार बहुत पहले कहा था कि खाना पहले आंखों से खाया जाता है, जबान तो बाद में टेस्ट लेंगी। तो जीरे को जरा प्लस में ये करा, 2 धनिया की पत्ती लगा, सर्विंग कैसी कर रहे हैं, है ना, आधा नींबू का कटा हुआ गिलास के ऊपर आपने लगा दिया, तो आंखों से आपको यार भोजन मजेदार है। तो हमारे यहाँ परोसगारी, पहले कभी आते थे कुर्ते पजामा, मसनद लगती थी और बड़ा एक सहज सा बजे में स्पष्ट कहो दीनहीन सी एक कवि थी, कवि की दाढ़ी बड़ी होगी पता नहीं शेवी। उसके बाद में नई पीढ़ी आई, कुमार आए, शैलेश आए, इन्होंने सोफों का प्रचलन शुरू किया। कभी लोग नीचे नहीं बैठेंगे, आप टाई पहनेंगे, अच्छे कोट पहनेंगे, डिजाइनर जैकेट्स पहनेंगे, एक नया चेंज आया। पैसे में वृद्धि, पहले कवियों के पेमेंट इतने नहीं होते थे। आपका पहला कवि सम्मेलन, वहाँ कितने पैसे मिले आपको? 51 रुपए। 51? कहाँ किया था आपने? तिजारा में कवि सम्मेलन था जैन मंदिर का। तो मैं उस समय थोड़ा थोड़ा लिख रहा था, तो सूचना मिल गई थी कि विनीत भी कुछ लिख रहा है। तो मैं सुनने के लिए गया हुआ था, नीरज जी आए हुए थे, निर्भय आदर्शी थे, पिताश्री थे, तो मैं गया सुनने के लिए, टेप रिकॉर्डर लेके नहीं गए। तो वहाँ बाबूलाल जी जैन हमारे उसके मंदिर कमेटी के अध्यक्ष कुछ थे, तो उन्होंने कहा विनीत भी कविता लिखता है। पिता कहना नहीं इसको कुछ नहीं आता, ये बेकार की बात है, ये तो ऐसे ही सुनने आया हुआ है। अरे जैसे हमने सुना है कविता, इसको लिखता है, कहना अच्छा चलो इसको एक कविता सुनवा देना। तो हमने भी वहाँ कविता पढ़ दी और वो अच्छी लगी लोगों को। ये किस सन की बात कर रहे हैं आप? आई थिंक ये बात होगी 86 के आसपास की बात। ओके, 86 की बात, 85-86 की। तो हमारे पास एक ही कविता थी, वो भी कविता ठीक है नहीं पता नहीं, लोगों ने कहा और सुनाओ। मैंने नीचे देखा, मैं कुछ है ही नहीं मेरे पास इसके, मैं तो इतना ही लिखा है। बड़े मुश्किल से अच्छा तो बैठा बाद में सुनाएंगे वो करके। तो फिर जाके बाद में सब जब अंदर गए तो पेमेंट हो रहे थे सब कवियों के, तो वो एक लिफाफे में रख के 51 जो भी रुपए थे वो अंदर रखे। उस समय के हिसाब से 51 रुपए की भी एक वर्थ होती थी। हाँ, इस समय के 500 रहे होंगे, 1000 रहे होंगे। तो वो लाके तय कर, नहीं ये तो ऐसे आगे सो क्या पेमेंट हुए। अरे सर उस समय सैलरी क्या थी आपकी? जॉब लग गए थे आप? जॉब नहीं था, नहीं लगे, MSc कर रहा था उस समय प्रीवियस, तो पॉकेट मनी का सही खर्चे का काम चल रहा था। हाँ, यूं ही। तो लेकिन एक बात मैं आज भी कहता हूँ, वो 51 रुपए का लिफाफा मैंने 1 साल तक रखा। आज मेरा पेमेंट पहली कमाई थी, अच्छा पहुंच गया, लाख से ऊपर पहुंच गया, जो भी पहुंच गया। लेकिन वो 51 रुपए का लिफाफा मुझे हमेशा भारी लगा। यानी कि उस ब्लैक एंड व्हाइट के दौर से ये डिजिटलाइजेशन का जो पूरा सोशल मीडिया का जो दौर है, कुछ पैसे 51 रुपए, 101 रुपए, 501 रुपए से आज लाखों फीस हो गई है कवि की। हाँ। तो ये बदलाव तो आया है। ये भी आया, रहन सहन में अंतर आया। पहले हम धर्मशालाओं में नीचे चद्दर बिछा दी, चांदनी, और सारे कवि लेटे हुए, वहीं निर्भय जी लेटे हुए, नीरज जी लेटे हुए, डोरमेट्री टाइप। आज तो हमारे सेक्रेटरी तय करते हैं कि ना किस होटल में ठहरना है। पैसा तो बहुत कमाते हो आप कवि लोग। एक बार गलती से ऐसा प्रश्न मेरे किसी पत्रकार मित्र ने पूछ लिया, कहला अरे विनीत जी ऐसा होता है, तो मैंने कह दिया कि मैं सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देता हूँ। अगले दिन बाकी इंटरव्यू तो एक तरफ धरा रह गया और उसकी हेडलाइन थी अखबार के अंदर, विनीत चौहान सर्वाधिक इनकम टैक्स। एक्चुअली बात यह है कि पैसा जो भी आप कमा रहे हैं उसका यदि ईमानदारी से टैक्स पे कर रहे हैं तो फिर चाहे आप धीरूभाई अंबानी हैं या आप लक्ष्मी मित्तल हैं, तो देश कहाँ रखते हैं आप इस पैसे को? दिवाकर जैसे लोगों के स्टूडियो में लगा देते हैं कभी कभी। मित्र, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत साफ गोई से कहूँ, हालांकि बात मुझे पता नहीं यहाँ कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए। मेरा जो विद्यार्थी इससे जो मेरा बहुत इंटीमेसी रही है, ये बात मैं आउट नहीं करना चाहता, लेकिन शायद तो कह रहा हूँ। अनेक बार ऐसे विषय आए हैं मेरे सामने कि मेरा कोई स्टूडेंट कहता है कि सर मैं फीस जमा नहीं करा सकता, मैं साइकिल से गांव से आ नहीं सकता, अच्छा मेरे पास ड्रेस ही नहीं है। अच्छा, मैं था केमिस्ट्री का, लेकिन स्कूल में बिना कहे PTI था, मैं रोक लेता था 1 तारीख को कि भाई ड्रेस कहाँ है, फलाना कहाँ है।
एक दिन बड़ा दृष्टांत था, उसने मुझे हिला के रख दिया। मैं प्रेयर में पूछ रहा था कि क्या तुमने सिर में तेल वेल नहीं डाल, नहाते धोते नहीं हो, सब्जी में तो कहने से तेल नहीं है घर पे। तो मैंने कहा कि सब्जी में तो तेल डालते होगे, ठीक बात। उसे डालना हो। उस लड़के ने जो जवाब दिया मैं हिल गया। उसने कहा सब्जी बनती नहीं। मैंने कहा यार इतनी गरीबी है गाँव में, सब्जी ही नहीं बनती, जो अचार से खा रहा है कि चटनी से खा रहा है। फिर मैं उसे अलग से मारा नहीं, इसको प्यार किया, उसकी ड्रेस की व्यवस्था करी, साइकिल की व्यवस्था करी, फीस की करी। बच्चियां गाँवों में कई बार हैं, तो ये पिछड़ापन है वहाँ, और ऐसे बच्चों की आप मदद करिए। आप, मैं कभी आर्य समाजी आदमी हूँ, मैं कभी मंदिर नहीं गया, पूजा मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता। मैं घर पे भी मैं कहीं नहीं करता, मेरी यही पूजा है। मैं कभी किसी मंदिर या मस्जिद नहीं जाता, कहीं नहीं जाते मेरे विद्यार्थी मंदिर या मस्जिद, लेकिन जब मैं मेरे सामने होता हूँ उसे ही मान लेते मंदिर होना। आप मूर्ति पूजों का विरोध नहीं करते, लेकिन आप आर्य समाजी विचारधारा को मानते हैं। मैं मूर्ति का ही नहीं, मैं मस्जिद का भी विरोध नहीं करता, मैं चर्च का भी नहीं करता। मैं जहाँ मैं यदि मंदिर में, हमारे बहुत सारे कबीर मित्र हैं जो कार्यक्रम से पहले कहने के मंदिर चलते हैं, दर्शन कर लेते हैं, मैं भी खड़ा हो जाता हूँ। आस्था है, विनम्रता है, सब ठीक। मैं नहीं करता हूँ, मैं उस निराकार को मान लेता हूँ, या कर्म ही पूजा है। सबसे ज्यादा मेरा मानना है मैं कर्म को पूजा मैं उसका माफ करना बहुत विरोधी हूँ कि आप दिन भर दुकान पर डंडी मार रहे हो और सुबह ओम नमः नमः करते हुए शिव जी के ऊपर पानी मिला हुआ दूध चढ़ा रहे हो। बकवास है, माफ करना, मेरा शब्द शायद कटु निकल गया है, लेकिन मैं उन्हें, वो आपकी नजर में दिखावा है, बकवास है वो। मैंने कहा दूसरी बार मेरे शब्द निकल गया है, लेकिन ढोंग है। देखा जाए तो कण कण में भगवान है, ढोंग है। आप कर्तव्य कर नहीं रहे हो यार, आप बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हो। कर्म करें। अब वैसे आप माँ सरस्वती के सामने फूल चढ़ा रहे हो सुबह सुबह आकर, है तो थी हमारे यहाँ मूर्ति स्कूल में, तो और बच्चों की आप क्लास में नहीं जा रहे हो। मुझे याद नहीं आता, 29 साल में मैं कभी विद्यालय गया हूँ, चाहे मैं प्लेन से पहुँचा हूँ, चाहे मैं अपनी टैक्सी से स्कूल, मैं यदि स्कूल में हूँ तो मैं क्लास में हूँ। और यदि विनीत चौहान को ढूंढ रहा है तो जहाँ भीड़ लग रही हो बच्चों की, चाहे मैं स्कूटर पर बैठा हुआ जो सॉल्व, एक बार तो हमारे टीचर ने मेरी फोटो खींच ली ऐसा करते मोबाइल से, मैं उसमें केमिस्ट्री के कर रहा था, कहने देखो विनीत जी बाहर आउट क्लास चल रही है। और मैंने 30 वर्ष में 29 वर्ष में एक दिन भी ट्यूशन नहीं पढ़ाया, जबकि केमिस्ट्री और रिजल्ट भी आपका कहना है, आपका रिजल्ट अच्छा रहता है, 90-100 रहा। मैंने कभी ट्यूशन नहीं पढ़ाया। अब एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं आपसे पूछता हूँ, कभी ऐसा हुआ कि आपने स्कूल से बंक मारी हो या होमवर्क नहीं किया हो, कम मार्क्स आए और बाबूजी ने घर पे आके चंपी लगाई हो आपकी? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। एक्चुअली क्या, पिताजी खुद ज्यादातर वही टीचर थे जहाँ हम पढ़ते थे। अच्छा, दिमाग में रहता था यार करुण जी के बच्चे ऐसा कैसे, पिताजी तो स्कूल में हैं, कोई दहशत भी होगी, हल्की सी दहशत रहती थी, या पिताश्री हैं। आज का जमाना तो था नहीं कि बच्चे यदि एक चाटा मार दे, पापा पहले बता मेरे को चाटा मारा किस खुशी में, बच्चे तर्क करते। हमारे तो इतना पूछ लेते थे, 2 और पढ़े खींच के नाम की दहशत। लास्ट चाटा मुझे 9th क्लास में पढ़ा था पिताश्री से, 9th क्लास में, वो पढ़ाई पर नहीं पढ़ा था। उस समय डेयरी से दूध लाते थे, तो मैं और भाई दोनों सो रहे, वो कह रहा तू ले आ, वो कह रहा तू ले आ। इतने में माताश्री ने चाय बनाई, नहीं पिताश्री को स्कूल जाना था, कहने चाय नहीं निकला, वो दूध नहीं लाए, तो दोनों की तंबर उठाई और दोनों के एक चाटा। लेकिन वो चाटा आज काम आया कि आप सक्सेस हैं। हाँ, पिताजी से एक चीज मैंने, अनुशासन मिला, और अनुशासन और समय की पालना। पिताजी एक बात कहते थे, टाइम की गुलामी कर लो, जीवन में किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं। मैं आज भी किसी भी कद पर हूँ कवि सम्मेलन में, यदि मुझे टाइम दे दिया आयोजक ने, सर 8:30 बजे अपन को मंच के लिए तैयार रहना, तो पंचुअल, तो मैं 8:30 बजे बिल्कुल अपना कुर्ता पजामा पैंट शर्ट जो भी मुझे पहनना है, कोट, मैं रेडी हूँ। फिर चाहे वो कविता 9 बजे शुरू हो, टाइम की पंक्चुअलिटी मैंने पिताश्री से। विनीत जी, आप सैनिकों के लिए बहुत अच्छा बोलते हैं, देश सेवा जो लोग कर रहे हैं, फौजी वहाँ बॉर्डर एरिया में हैं, आपने कई बार कवि सम्मेलन में आपने बोला है, कुछ पंक्तियों के जरिए कुछ अपने दर्शकों के लिए कुछ आप ऐसा कुछ पंक्तियाँ बोलें। ये मेरा सौभाग्य है, मेरे बारे में कहते हैं लोग आके, मैंने अटल जी के साथ कविताएं पढ़ी हैं, मैंने मोदी जी के साथ, लाल किले से, कारगिल से करी है। लेकिन बस मेरे जीवन का एक ही सौभाग्य है कि मैं करगिल में उसी तोलोलिंग की घाटी के नीचे भी कविता पढ़ के आया, बिल्कुल जहाँ से वो फायरिंग हुई थी पाकिस्तान, जो वार मेमोरियल बना हुआ है, वार मेमोरियल में जहाँ 532 बेटों के वो नाम लिखे हुए हैं। ये सौभाग्य का विषय है कि उसमें सर्वाधिक बेटे राजस्थान के हैं। उस पर कुछ पंक्तियाँ आप जो
तो कैसे? प्राण से ज्यादा प्रिय जिनको रहा अपना वतन है, राष्ट्र का उत्थान ही जिनका रहा अंतिम सपन है, प्राण दीपक दे गए जो राष्ट्र की आराधना में, उन शहीदों को हमारे कोटिशः पावन नमन है। बहुत खूब। लोग हमसे कहते हैं राजस्थान से आते हो, पानी वानी तो है नहीं यहाँ पे, ये बड़ा हमको सुनना यार कैसे। तो मैंने कहा हाँ पानी तो नहीं है, लेकिन एक चीज है जो तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जहाँ शीश ले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धन वार दिया करते हैं, राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है, पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती। हमारे यहाँ खून महत्वपूर्ण रहा। सैनिक बहुत है राजस्थान, बहुत सैनिक निकले। झुंझुनू में आप जाइए, ऐसे गांव मिलेंगे आपको जिसमें एक भी घर ऐसा नहीं है हर घर में सैनिक कि जहां सैनिक न हो। इतना खून छिड़कते हो, इतना सूखी मिट्टी। मैंने एक लाइन और लेके सुन लो दिवाकर, मेरा मूड आ गया सुनने के लिए, आपने याद दिला दिया। जरूर। इतना खून क्यों छिड़क रहे हो? सूखी रेत। मैंने कहा हम बॉर्डर के हैं, जैसलमेर गंगानगर बॉर्डर है हमारा, जहाँ से पड़ोसी मुल्क हमारे लगते हैं, दुश्मन मुल्क लगते हैं, जो भी आप कह ले। तो मैंने कहा चिनगारी के पास रहें तो शोले और भड़कते हैं। निकट है तो रोज कुछ ना कुछ फायरिंग होती है। चिनगारी के पास रहे तो शोले और भड़कते हैं, कायर बैरी ललकारे तो बाजू स्वयं फड़कते हैं, मातृभूमि का एक कण भी उड़कर उस पार नहीं जाए, इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोज छिड़कते हैं। वाह वाह। इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोज छिड़कते हैं। लोग पानी छिड़कते हैं धूल न उड़े, हम खून छिड़कते हैं हमारी मातृभूमि का एक कण भी। लोग कहते हैं हिस्सा चला जाए, हिस्सा तो बहुत आगे की बात, कण भी उधर न चला जाए। सीमा नहीं खिंचा करती हैं कागज बिछी लकीरों से, नक्शे से नहीं है भारत। कश्मीर यहाँ तक है, चाइना वहां तक है, राजस्थान क्या बोलता है, विनीत चांद क्या बोलता है। सीमा नहीं खिंचा करती हैं कागज बिछी लकीरों से, ये घटती बढ़ती रहती है वीरों की शमशीरों से। जिसकी ताकत है भुजाओं में वो सीमाएं बढ़ा लेता है, बाकी पीछे आ जाता है, संधि कर रहा होता है। परिवर्तन है देश। एक शहीद की माँ की चिट्ठी आपने पढ़ी थी, वो बहुत चर्चा में रहती है आपके। वो आप हमारे दर्शकों को एक बार साझा करें। एक अंश सुना देता हूँ, ज्यादा तो वो लंबी कविता है, बहुत लंबी हो जाएगी। करगिल में असल में जब मैं किशनगढ़ पढ़ा रहा था भास्कर नगर में, वहाँ के बहुत सारे बेटे गए। वहाँ का एक स्टूडेंट भी मेरा गया वहाँ पे। उसकी एक सच्ची सी कहानी है पर मैंने कविता लिखी। उसके कुछ दिन शादी को हुए और फिर वो करगिल की चोटी पे चला गया। 20 दिन में तो उसकी डेड बॉडी आ गई तिरंगे में लिपट के, और वो ब्याहता 20 दिन पहले से शादी हुई उसकी। तो बड़ा तो उसने वहां से उस चिट्ठी जब मैंने पढ़ा तो उसमें एक शेर लिखा हुआ था। वो हर नौजवान अपनी, आपने पढ़ी? हाँ मैं रोते रोते मैं पढ़ा उसको, पढ़ते पढ़ते मैं रोया। उस बच्चे ने लिखा अपनी पत्नी से, वो चिट्ठी लेट आई जब तक उसकी डेड बॉडी आ गई। यूं तो तुम्हारे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है। हर बच्चा लिखता अपनी प्रेमिका के नाम। यूं तो तुम्हारे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, पर मादरे वतन पे अपना इश्क भी कुर्बान है। वाह वाह वाह। तो वहां से एक चिट्ठी लिखी, माँ के नाम, पिता के नाम, बहन के नाम। माँ के नाम जो लिखा उसका एक छोटा सा टुकड़ा मैं लिख सुना देता हूँ। माँ तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, पर देख उसकी वीरता खुद शत्रु भी कायल हुआ है। रक्त की होली रचाए मैं प्रलय कर दिख रहा हूँ, माँ उसी शोणित से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूँ। युद्ध था भीषण मगर ना इंच भी पीछे हटाऊं। वीरता देखें आप, युद्ध था भीषण मगर ना इंच भी पीछे हटाऊं। माँ तुम्हारी थी कसम मैं आज इंचों में कटा। पीछे नहीं हटा, वो इंचों में कटा हूं। माँ तुम्हारी थी कसम मैं आज इंचों में कटा हूं। एक गोली वक्ष पर कुछ देर पहले ही लगी है, माँ कसम दी थी जो तुमने आज मैंने पूर्ण की है। तो छा रहा है सामने लो आंख के आगे अंधेरा, पर उसी में दिख रहा है माँ मुझे नूतन सवेरा। कह रहे हैं शत्रु भी मैं जिस तरह शैदा हुआ, बलिदान हुआ हूँ। कह रहे हैं शत्रु भी मैं जिस तरह शैदा हुआ हूँ, लग रहा है सिंघनी की कोख से पैदा हुआ। तो ये न समझो माँ, अंतिम लाइन है, ये न समझो माँ कि मैं नींद लेने जा रहा हूँ, मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा। बहुत खूब। मैं तुम्हारी, हमारे यहाँ पुनर्जन्म की धारणा है, सैनिक दोबारा आता है, शहीद दोबारा आते, ये धारणा हमारे यहाँ है। उस समय ये इतनी पॉपुलर हुई, 10-20 दिन तक तो मैं ही नहीं सुना पाया इसको, इतना भावुक हो जाता। आप बहुत फौजियों के बहुत फेवरेट हैं आप। आपने वाघा बॉर्डर पर भी, हाँ, बहुत सारे मेरे फोर्स में हैं, कुछ भुज में, कच्छ में कर्नल्स हैं, पुलिस में है हमारे। कई बार तो वो सपत्नीक सुन रहे होते तो उन्होंने अपनी पत्नी को भेजा कि आप जो रो रही हो भाई कांस्टेबल बुला को कर भेज के आओ। तो इतना भावुक, उन्होंने अपनी कहानी लगती थी उसके अंदर, ये सब रहा।
अब थोड़ा मैं लीक से हट के आपसे बात करता हूँ, जो आजकल चल रहा है, आजकल का जो सिनेरियो हो रखा है राजनीति को लेकर, ये सब बांग्लादेश का जो इशू रहा, वेस्ट बंगाल में जो दुष्कर्म हुआ डॉक्टर के साथ, जो कि एक बहुत निंदनीय घटना रही, और मणिपुर की हिंसा, ये 3 विषयों पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बाद फिर हम दूसरी हम आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल ये जहाँ तक बांग्लादेश का सवाल है, मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता था, उस समय हरसोली पढ़ता था, जब नया देश बनाया गया, जब इंदिरा जी का युद्ध चल रहा था, बांग्लादेश को नया बनना था। हाँ। भारत ने सपोर्ट किया था वहाँ की सेना को। शेख मुजीबुर रहमान उस समय बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी करके एक सेना थी जो लड़ रही थी, भारत ने उसको सपोर्ट किया था। इंदिरा जी समय थी गद्दी पर प्रधानमंत्री। तो मुझे याद है इतने बांग्लादेश के शरणार्थी थे जो भारत के विभिन्न हिस्सों में थे, और हमारे हरसोली जैसे छोटे से गांव में सांवली सी औरतें उनकी बेचारी आती थी, घरों में काम करती थी, या कई बार काम तो बाद में किया, वो शाम के समय खाना खाने के लिए मांगने आती थी। ओके। तो मैं कई बार कहता था, माँ ये कौन है? कहने बेटा ये बांग्लादेश से आए हुए हैं। तो हमने अपने हिस्से की रोटियां उनको खिलाई, उस पर एहसान है, रोटी पर भी, और हमारी सेना के शहीद हुए वहां पर उनको बचाने के लिए। बांग्लादेश उनके उस युद्ध में पाकिस्तान से युद्ध किया हमने और बांग्लादेश बनाया। इतना एहसान के बाद जो कुछ बांग्लादेश में हुआ है, मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया में इससे ज्यादा एहसान फरामोश कंट्री कोई दूसरा होगा। जिसे रोटी हमने दी, जिसे खून हमने दिया, आपने सिंह को खड़ा किया। वहां जो कुछ हुआ केवल इसलिए कि इंडियन है, ये हिंदू हैं। आज पाकिस्तान से भी अच्छी इकोनॉमी बांग्लादेश की है, वो सिर्फ भारत की वजह से। भारत की वजह से है। उनके बच्चों के हाथ बांध दिए यार, पीछे टेप लगा दी उनके। वहाँ उस समय 18-20 जब पार्टीशन हुआ था, 18-20% हिंदू थे, आज वो शायद 7-8% रह गए। वो लगभग हर मुस्लिम कंट्री की कहानी है, पाकिस्तान की भी लगभग ये कहानी है। लेकिन हमारा पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से विरोध नहीं है इतना ज्यादा, शिकायत नहीं है। हमारी शिकायत है बांग्लादेश से। तुम तो हमारे टुकड़ों पर पले थे, इसको हिंदुस्तान ने सींच के खड़ा किया। अचरज है जिनकी रोटी पर हम लोगों के नाम मिले, उनकी पूरी पीढ़ी में ही सारे नमक हराम मिले। कुछ गद्दारों ने पूरब को फिर लोगों से नहलाया, कुछ एहसान फरामोशों ने अपना चेहरा दिखलाया। तो जिन लोगों की रोटियों पर हमारे निशान थे, इसलिए मुझे कई बार लगता है बहुत हो चुका मोदी जी, भाईचारा बंद करो, इन एहसान फरामोशों से दूध पिलाना बंद करो। अब हर के गद्दारों को भी थोड़ा सा तो झटका दो, जो भारत पर आंख उठाए सीमाओं पर लटका दो। ये मैंने उस समय लिखा, जब बड़ा क्रोध आया, मन का यार ढाका यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग के ऊपर से बच्चे फेंक दिए क्योंकि इंडिया से पढ़ने आए थे। अरे क्या मतलब है? मंदिर तोड़ दिए गए। भयंकर एहसान फरामोश कंट्री यदि कोई वर्ल्ड में है, दैट इज बांग्लादेश। और मणिपुर और वेस्ट बंगाल में वो बहुत दर्दनाक घटना थी, वो डॉक्टर के साथ ऐसी घटना हुई। मैं हिल गया सर। अजीब बात है, इस देश में दामनी का कांड हुआ, उसके बाद हमें लगा था फांसी मासी लटका दिए वो 6 लोग बच्चे, तो उनका अब तुम क्रूर पाप कंट्रोल हो जाएंगे, कंट्रोल हो जाएगा। हुआ नहीं, उसके बहुत सारे कारण हैं। आप दामनी के माँ बाप को, जिसमें राष्ट्रपति तक पूरा वर्ल्ड इन्वॉल्व था, क्लियर कट है, क्रूर जघन्य किया गया उसके साथ में दुष्कर्म, हैवानियत से, और 16.5 साल का लड़का उसमें बचा दिया गया केवल इसलिए क्योंकि आप बालिग नहीं है, 6 महीने कम है। सर एक बात बताइए, मैं अपने दर्शकों से पूछता हूँ, 10 साल का बच्चा होता है, ट्रेन में पूरा टिकट लेते हैं आप उस तरह, क्यों? वो पूरा मान लिया आपने? 16.5 साल का निकम्मा सारी हरकतें जानता था सब, और वो बालिग नहीं। तो हम इस मुल्क में कर क्या रहे हैं? मेरा स्पष्ट मानना है, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कह रहा हूँ, इस मुल्क में अपराध की सजाएं उम्र देखकर नहीं, अपराध की तासीर देखकर देखी जानी चाहिए। जिस दिन तक ये कानून नहीं बनेगा, ये अपराध होंगे। कानून में इतनी गलियां हैं हमने बना दी हैं, आज कल फिर उसके लिए अपील हो जाएगी, परसों फिर राष्ट्रपति के दरवाजे पे क्षमा याचना जाएगी। यार मणिपुर के अंदर 4000 की भीड़ घुमा रही, को 1-2 आदमी के साथ नहीं, निर्वसन घुमा दिया उसको, और सत्ताधीशों तक खबर नहीं। अब ये बहराइच में आप देख लो, बहराइच में दंगे हुए, टीएमसी के यार डॉक्टर सड़कों पे आ गए यार। ममता दीदी के कानों खबर नहीं जा रही क्या? दुर्भाग्य है हमारी इस देश की राजनीति का। बांग्लादेश में है तो वो टीएमसी, सॉरी बंगाल में है तो टीएमसी की लड़की है, वो उसको बचाना चाहिए था, हम लोग हल्ला करेंगे केवल। मणिपुर में तो बीजेपी वालों से सवाल होगा, बाकी लोगों से सवाल नहीं होगा। ठाणे में यदि किसी बच्ची के साथ हो गया तो उद्धव ठाकरे से सवाल होगा या वहां की सरकार से होगा।
भाई इस पे तो राजनीति मत करो। आपको लगता नहीं जात पात में बामण मणिया राजपूत यादव गुर्जर जात पात में हिंदू मुस्लिम में ये देश बटा हुआ है? लगातार राजनीति की रोटियां इसके अलावा सीख ही नहीं सकते। रोटियां सेक रहे हैं राजनेता अपने। भाई मायावती जी केवल बदनाम है, माफ कीजिएगा, जातिवाद के लिए। मुझे एक पार्टी गिरा दी जो वो जाति के नाम पर टिकट नहीं देती हो, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। मायावती ने उस कार्ड को ओपन खेल दिया और अपने एक जाति विशेष तक रख दिया। बाकी मुझे एक पार्टी बताओ ना, अलवर से 2 के अलावा तीसरे की हिम्मत है किसी को ब्राह्मण या बनिया के अलावा टिकट देने की? बिल्कुल नहीं दे सकते। कास्ट की राजनीति सब। मुंडावर में आप जाट या यादव के अलावा टिकट दे देंगे क्या किसी को? नहीं दे सकते। तो जातिवाद तो सारी पार्टियां खेल रही है ना। फिर मजहब के नाम पर हो गया, मजहब के नाम कि हम मुस्लिमों का संरक्षण करेंगे, हम मुस्लिमों का हिंदू। क्या कुछ ये जो सिनेरियो चल रहा है इसके बारे में, इसको लेकर आप कुछ जो हिंदू मुस्लिम और अभी बहराइच का ये चल ही रहा है अभी तो, हालांकि आरोपी पकड़ में आ गए हैं, वो गोपाल को मार दिया गया, क्या कुछ लाइन आप क्या जनता को पुराना कहना शेर है वो मेरे जहन में है। यहाँ पर मैंने बताया ना, वही आतंकवादी, वही दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति जब आपकी पार्टी आती है तो वो आपके लिए अच्छा हो जाता है। वो आपकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो सारे आरोप समाप्त हो जाते हैं। जब आप उसके पार्टी में तो आप झंडा लेके खड़े हो जाते हैं। हो गई हावी गुलिस्तां पर सियासत इस कदर, फूल खिलते हैं मगर माली का मच्छर पूछकर। इस देश में जाति, धर्म, क्षेत्र इतना बांटा गया है, और यदि ये नहीं बांटेंगे तो इनकी पार्टियां चलेंगी कैसे? आप सोचते हो विकास के नाम पर वोट मिल जाए? माफ करना है, भारत का लोकतंत्र अभी अपरिपक्व लोकतंत्र है। यहाँ अभी विकास के नाम पर चुनाव लड़ोगे तो आप हारोगे। कितना ही डेवलपमेंट कर लीजिए आपको या तो हिंदू के नाम पर वोट लेना पड़ेगा, या यादव के नाम पर लेना पड़ेगा, या मुस्लिम के नाम पर लेना पड़ेगा। यहाँ कोई बड़े मुद्दे इस देश में अभी है। इस देश का लोकतंत्र बहुत बहुत अपरिपक्व है। मुझे कई बार लगता है इस देश को एक ईमानदार डिक्टेटर की जरूरत है। मैं शब्द द्वारा प्रयोग कर रहा हूँ। डिक्टेटर हो लेकिन ईमानदार हो, देशभक्त हो। अभी लोग तो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अभी फिलहाल जो हमारा शासक है उससे बहुत उम्मीदें थी, लोगों को बहुत उम्मीदें थी। शायद वो खरा नहीं उतर पा रहे हैं, और जिस तरह का एक चल रहा है। एक्चुअली क्या होता है, शुरुआत में जब आदमी आता है ना, जब सर्विस लगती है नई टीचर की लगे, तो RAS लगे, जोश होता है, ऐसा लगता है मैं बदल दूंगा दुनिया। दिल्ली में भी मैं नाम सहित कह रहा हूँ, केजरीवाल जी से बड़ी उम्मीदें थी हमको कि ये तो ये है, लेकिन धीमे धीमे वो भी उसमें रह जाता है। उसकी भाषा भी, मैं खुद केजरीवाल जी का बड़ा प्रशंसक रहा हूँ, पिताजी से मेरी ठनती थी इस बात। लेकिन साहब केजरीवाल के भी हाथ बंधे हुए हैं। केजरीवाल की खुद की गाड़ी का चालान पुलिस कर देती, क्योंकि केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। केजरीवाल जी, माफ करें दिवाकर जी, केजरीवाल जी कोई पहले CM तो है नहीं। हाँ, इससे पहले शीला दीक्षित जी वगैरह, साहिब सिंह जी वगैरह सब, ये तो पहले से पता है ना। केंद्र शासित राज्यों के यदि जो मुख्यमंत्री होंगे उनकी पुलिस सेंटर के हाथ में रहती है। लेकिन हिंदू मुस्लिम का जो एक माहौल बनाया जा रहा है देश में, जिस तरह से मैं पॉडकास्ट के जरिए बात बोल रहा हूँ, गलती गोपाल ने भी करी थी कि दूसरे के घर में घुस के उनका हरा झंडा हटाकर और भगवा झंडा लगाया। बिल्कुल, जब आप आपसी प्यार प्रेम से रह रहे हैं, आपको उसी तरह से रहना चाहिए था। ये गंगा जमनी हमारी जो एक चल रही है सदियों से, उसी हिसाब से हमको विचारधारा से रहना चाहिए था। और उन लोगों ने भी बहुत गलत कृत्य किया, उसको गोलियों से छलनी कर दिया, और उसको उन्होंने बहुत गंदे तरीके से उसको मौत दी। शायद वो कानून की शरण ले सकते थे। दोनों बातें हैं ना दादा। जब आपके ऊपर साया कोई है कि बचा तो ये लेगा मेरा, जब वो लोग आते हैं तो दूसरा पक्ष विशेष टेररिस्ट उनके नाम पर करते हैं। यूपी के अंदर सर्वाधिक गुंडागर्दी होती थी। बिल्कुल होते थे। ठीक है, बुलडोजर संस्कृति आई, ठीक है, न्यायिक प्रक्रिया लंबी है वगैरह वगैरह, लेकिन इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते कि यूपी में मेरा आना जाना होता है। बिल्कुल, हम रात को टैक्सी से निकलते ही नहीं थे। लड़कियां सड़कों पर, महिलाएं नहीं निकलती थी शाम होने के बाद। कहाँ है वो सारे गुंडे? किसी ने कहा बहुत पहले, मैंने कहीं सुना था, ए दिल्ली जाने वाले तू कहना सरकार से, चरखा चलता हाथ से पर राज चले तलवार से। कठोर दंड व्यवस्था यदि नहीं है तो आप गुंडों को, अपराधियों को रोक नहीं सकते। एक फिल्म में मैंने देखा था ना, नाना पाटेकर बड़ा स्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर होता है, तो वो लोग पत्रकार, आप जैसे पत्रकार, अरे साहब गुंडागर्दी करते हुए तो क्या कर रखा है,
तो एक दिन खुदा न खुदा आप जैसा एक पत्रकार आ गया उसके पास, वो कैमरा हो गया, एक तो बुलाया कल इधर आओ, साहब बहुत बड़े पत्रकार, इनका कैमरा दे दो। अरे साहब मैंने कहा अरे कोल्ड ड्रिंक लो पियो, समोसा खाओ। अरे साहब मैंने कहा लिया, उसको एकदम खड़ा होता चटाक मारता छाटा, अरे साहब वो मैं नहीं, फलाना रमेश के पास है। तो उसने पत्रकार से कहा देखो आप जो कहते हो ना कठोर मत बनो, मैंने को समोसा खिलाया, कोल्ड ड्रिंक खिलाई, बताया क्या इसने? हाँ, पुलिस को ऐसे काम करना पड़ता है, फिर बताता है मैं फला हूँ, आपको जो करना हो मेरा कर लें। मैं गोपाल वाले बहराइच वाले विषय पर एक बार पुनः आता हूँ। या किसी भी आप मॉब लिंचिंग को किसी को उठा लो, जैसे मैं नाम लेकर बोलता हूँ अमित शाह के बेटे जय शाह, जिसमें काबिलियत नहीं थी लेकिन उसके बाद भी BCCI का अध्यक्ष बना, ICC का सेक्रेटरी बना, सेक्रेटरी ही है शायद, हाँ। जो भी पद पे है, जिसको इंग्लिश बोलना नहीं आता, शायद अपने फर्स्ट सेकंड के बच्चे बोल लेते हैं उतने इंग्लिश। और भी बहुत सारे पॉलिटिशियंस के बच्चे ले लो, वो क्यों नहीं मरते हैं, वो मॉब लिंचिंग का शिकार क्यों नहीं होते हैं, वो अपने बच्चों को विदेश पढ़ने क्यों भेजते हैं, वो अपने बच्चों को ये संस्कार देकर वो क्यों नहीं कहते हैं कि हिंदू हिंदू मुस्लिम मुस्लिम, वो सब क्रीमी लेयर है, सब सेट है, गरीब मर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो विडंबना है ना। आप यहाँ से क्यों, आप कश्मीर से शुरू हो जाओ ना। उन अलगाववादी नेताओं की जो कह रहे हैं हमें अलग कश्मीर चाहिए, उनसे पूछा आपके बच्चे कहाँ हैं, वो को पत्थर फेंक रहे हैं क्या, विदेशों में, लंदन में पढ़ रहा है वो। और अयोग्यता का जहाँ तक सवाल है, आपने एक नाम विशेष लिया, वो BCC के वो CM बन गए ना बिहार में, तो अंगूठा टेक बनी ना। हाँ देखो आप, आपके इसी प्रांत के अंदर, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बनी ना मिनिस्टर। बिल्कुल, तो ये इसीलिए मैंने कहा अपरिपक्व लोकतंत्र है। यदि आपको एक चपरासी भर्ती करने के लिए 12वीं क्लास एसेंशियल है, तो मेरे हिसाब से कम BA तो करो, MA नहीं कर रहे तो राजनीति के लिए कम से कम BA तो करो, पढ़े लिखे लोग तो लाओ। उसके बाद में ये जो दोष है कि मेरा बेटा होगा तो चलेगा, दूसरे का होगा तो फिर दुर्भाग्य है ना। हम जब खिड़कियों कहते हैं ना, खिड़की के इधर बैठे हो आप, वही जब हम बैंक जाते हैं तो उस बैंक वाले का व्यवहार कुछ और है, अरे अभी इंटरवल का टाइम है। वही जब हमारे स्कूल में आता था TC काटी तो हमारा व्यवहार बदल जाता है, सर इंटरवल हो रहा है, क्लब के पास जाएंगे। हम जैसे ही विंडो के परली तरफ आते हैं हमारा व्यवहार बदल रहा है, वही पॉलिटिशियन का भी हो रहा है। तो मूल जड़ तो हमारी समाप्त हो रही है ना। हम इसके दूसरे, ये बहुत राजनीतिक और उस तरह की चर्चाएं हो गई। विनीत, आपकी क्या पसंद है, आपको खाने में क्या पसंद है, आपकी हॉबियाँ क्या क्या हैं, ये आप जरूर एक बार विनीत जी हमारे तरफ बताएं। थी और है, अब है तो ये कि अब उस एज पे आ गए हैं कि शुगर भी ज़्यादा डलती है तो बेटियाँ कहते बस हो गया पापा, आधा चम्मच ही बहुत है। ये कि एक ज़माना था कि मैं खड़ी चम्मच की चाय पिया करता था, 4-4 ब्रिक्स डाल देता था उसके अंदर में। अब हम वहाँ आ गए जहाँ सावधानियाँ बरतनी होती हैं, नमक ज़्यादा नहीं खा सकते। फिर भी आपको क्या पसंद है खेल में, खाने में, क्या अपनी चॉइस क्या है आपकी? अब तो खेल जैसा तो कुछ बता नहीं। हाँ, बचपन में था तो मैं बिल्कुल देशी गेम कबड्डी खेलता था मैं, क्योंकि पिताजी हमारे नेशनल चैंपियन रहे कबड्डी के, और वर्ल्ड के पिताजी रहे कबड्डी में, पाकिस्तान के विरुद्ध पिताजी टीम में था, तो वो जीन्स में आ गया। फिर गाँव में वो आज भी आपके बड़े भाई साहब जैसे लगते हैं। हाँ वो इतनी शायद 80 से ऊपर आयु के बाद 87 में भी वो फिट है। अभी 26वीं पुस्तक कल से उन्होंने शुरू कर दी, दिनकर जी पर नया महाका भी लिख रहे हैं पिताजी को। बताइए, मतलब मैं साल में एक कविता लिखने में सोचता हूँ यार नई कविता, नया सीजन आ गया है, 1-2 कविता तो नई निकलो, नया सत्र शुरू हो गया है। पिताजी 1 महीने 1.5 महीने में महाकाव्य लिख देते हैं। महाकाव्य लिखना तो लॉन्च करते रहते हैं कहीं ना कहीं, उनकी पुस्तकें आती रहती हैं। अभी नीरा पर लिख दिया, द्रोणाचार्य पर लिखा। पिताजी के करुण साहब के बाद आप आए जी, आपके बाद क्या डॉक्टर संकल्प, क्योंकि डॉक्टर बन गया है संकल्प जी, तो क्या आपका बेटा डॉक्टर संकल्प इस लाइन में आएगा या उसकी रुचि है? नहीं, तीनों बच्चों में बेटी थी मेरी बड़ी, वो डिबेट बोलती शादी, दो बेटी, हाँ संस्कृति जो थी वो पहले हिंदी डिबेट बोलती थी, फिर इंग्लिश डिबेटर हो गई वो। अच्छा उसने डिबेट में नाम कमाया, लेकिन वो भी आज लेक्चरर हुई है गुड़गांव में, इंग्लिश पढ़ाती है कॉलेज में। तो ये गुण या दुर्गुण अगली पीढ़ी तक नहीं आया, बस मुझ तक ही रहा, पिताजी तक रहा। हाँ, नहीं वो लेगेसी आगे कैसे उसको, अब ये तो हर बार नहीं होता कि एक पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाए। हर कवि का बच्चा दिनकर जी के बेटे केदार बाबू तक रहा, उसके बाद उनके जो अगली पीढ़ी आई वो कविता नहीं लिख रही है। और कई बार तो हर पिता की अगली पीढ़ी में भी नहीं गई, एक तक तो चलो मैं तो पिताजी के यहाँ तक ले आया, लेकिन तीसरी पीढ़ी नहीं गई। नहीं, ये अपने अपने रुचि का विषय। मैंने अपने तीनों बच्चों को कभी नहीं कहा कि तुम ये सब्जेक्ट लो। बड़ी बेटी मेरी आर्ट्स फैकल्टी से थी, इंग्लिश से उसने MA किया, दिल्ली में रांडा हाउस से किया।
छोटी बेटी ने निफ्ट से फैशन डिजाइनिंग किया, बेटे ने मेडिकल लाइन चुन ली। मैंने कभी किसी को, तीनों के अलग अलग सब्जेक्ट है, एक कॉमर्स लाइन में गई, एक आर्ट्स में गई, तो मैंने कभी लादा नहीं, अपनी इच्छाओं को बच्चों पर नहीं लादा। मेरा मानना है, और अपनी पसंद से उन्होंने किया। उसको इच्छा के आप सहयोग करिए उसमें, अपनी इच्छा। मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो मेरा बेटा डॉक्टर बने को जरूरी, वो जरूरी नहीं। मैं कभी नहीं बन पाऊँ तो मेरा बेटा कभी बने नहीं। और इंटरेस्ट की बात है, जहाँ उसकी रुचि हो उधर उसे विकसित किया जाए, ऐसा मैं सोचता हूँ। कोई अच्छी सी आपकी सबसे पसंद की पंक्तियाँ, वो अगर आप आजकल का जो युवा है, युवाओं के लिए आप अपने विचार रखिए, जो नशे की तरफ लोग जा रहे हैं, युवा ढंग से फोकस नहीं कर पा रहा है, सोशल मीडिया में फ़ोन में लोग लगे रहते हैं, ऊट पटांग रीलें बनती हैं, युवा जो भटक रहा है आज का युवा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने युवाओं का जहाँ तक सवाल है, मैं शुरू में भी कह रहा था, इस सोशल मीडिया ने यदि हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ छीना भी है। हमारा आपसी परिवार छीन लिया। पहले हम एक साथ बैठते थे, दादी नानी की कहानियाँ सुनते, जॉइंट फैमिली, वो चीज़ खत्म हो गई। टीवी आया, टीवी में 2 टीवी लग गए, एक उधर दादा दादी की तरफ लग गया, एक आपका लग गया। आपने मोहल्ला छोड़ दिया, आप पड़ोसी से बात नहीं कर रहे थे। पहले हम वॉक करते थे कॉलोनी, मामा चाचा ताऊ बैठते थे। अब यदि आप किसी घर चले जाएं तो वो ये इंतजार करता है जाए तो मैं सीरियल देखूं, यार सीरियल का समय और आ गया इस समय। जैसे टीवी आया उसने मोहल्ला छुड़वा दिया, मोबाइल आया उसने कमरे छुड़वा दिए। एक अलग उसमें मोबाइल खेल रहा है, एक उसमें अलग मोबाइल खेल रहा है, बात नहीं कर रहे आपस में, सब कमरे में बैठे हैं। बेटे का अलग मोबाइल चल रहा है, पिता का अलग चल रहा है, पत्नी का अलग मोबाइल चल रहा है। मैं इंटरप्ट करता हूँ, पहले आप देखते थे कि महाभारत रामायण ऐसे सीरियल अगर आते थे तो सब एक साथ बैठ के इंतजार करते थे कि 7 बजे दिन चित्रार आएगा, महाभारत आएगा, चाहते थे, टीवी सबके यहाँ नहीं थे, और छतों पर छिड़काव करके सोया करते थे। वो जीवन मैंने जिया है। सब जमीन में लेटते थे। बच्चों के लिए रात्रि में छत के ऊपर कभी तारे भी निकलते हैं, इनके लिए वो स्वप्न है, इन्होंने देखा ही। हमने भी वो जीवन जिया है कि छत को पहले छिड़काव करते थे, वो फिर निकल जाए, फिर वहाँ एक साथ चाचा ताऊ मामा गर्मी की नानी के जाते थे तो नानी के ऐसे ये सब चीजें खत्म हो गई। गर्मी की छुट्टियों में एक्स्ट्रा क्लासें लगने लग गई, कोचिंग सेंटर्स आ गए, इतना बदलाव आया। हर 10-20 साल में बदलाव आता है। इस बार जो बदलाव आया वो 10-20 साल का नहीं, वो 100 वर्षों का बदलाव आया। खान पान में बच्चों के आजकल बहुत बदलाव रखा है, वो सब फास्ट फूड की तरफ चले गए। बच्चों की दोस्तियां बहुत क्षणिक हो गई। पहले आप हमारे ज़माने में प्यार करना इतना आसान खेल नहीं था। पत्र लिख रहे हैं, 5 दिन बाद वो पत्र जा रहा है, फिर वो पत्र उसको पहुंचाना है दोस्त के माध्यम, फिर उसका पत्र आना है। इस प्रक्रिया में 10 दिन लग गए। एक और होता था, मैं ना लेटर को बनाकर पत्थर में लेके फेंकना होता था। अब शर्मा की जगह वर्मा जी के फेंक गया तो जूते चल गए अगले दिन। हाँ, तो ये अब तो क्या है, आई लव यू लिखो और 4 को इकट्ठा सेंड कर दो बस। कहीं से तो ये लिखो नहीं जा रहा, 10 को सेंड कर रहे हैं। चार्जर लगा रहे हैं, हेलो जानू जरा इसका चार्ज कर देना, कल अभी तो डलवाया तेरे को, और वापस तेरे को लग गया क्या? वो साला अभी 2 बॉयफ्रेंड लिए घूम रही है वो। तो ये एक गलत दिशा में जा रहा है, यूथ भटका। ये सोशल मीडिया का बड़ा नुकसान है। सब फैसले होते नहीं सिक्का, उदय प्रताप जी का हमारा एक शेर है, सब फैसले होते नहीं सिक्का उछाल कर, ये दिल का मामला है जरा देखभाल कर। और मोबाइल के जमाने के बच्चों को क्या पता, ऐसे रखते थे खत्मे कलेजा निकाल के, वो जमाने चले गए। देख रहे हैं उसमें दिख रहा है वो यार दोस्त है, बह रहे हैं आंसू। अब आंसू थोड़ी बह रहे हैं, अब तो टक आई लव यू बोला, उसने ओके यार इतने बजे मिल रहे हैं अपन JLF मार्ग के ऊपर, मिल लिए 3 दिन बाद, ठीक है यार अपना ब्रेकअप हो गया, अब नहीं पसंद आया। अब कहाँ है वो प्यार, पत्नी ही नहीं रहा। छूट आ गया मोबाइल के ज़माने में। मैं यहाँ हूँ, कह रहा हूँ मैंने यार वो अजमेर रोड पे वो यार कार खराब हो गई मेरी, यूँ बोलते हैं। अब तो गले में दूसरे बॉयफ्रेंड के। एक अच्छा सा मैसेज देश के युवाओं के लिए कहना चाहता हूँ, दिल से जीना शुरू कीजिएगा। ये मोबाइल की दुनिया, कोरोना ने आपको बता दिया कि आपके 500-5000 फ्रेंड हैं और सगे भाई से आपकी बोलचाल बने। ये सोशल मीडिया का सबसे बड़ा नुकसान है कि आप कह रहे हो मेरे 5000 लाइक करते हैं और भी डाल रहा हूँ, कमेंट कितने आ रहे हैं। ठीक, ये आभासी दुनिया है, इससे उतना ही लो। हालांकि बात वही है कि यहाँ दीवारों पर लिखना मना है, ये बात भी यहाँ दीवारों पर लिखकर बताई जाती है। जिस सोशल मीडिया को मैं मना कर रहा हूँ, मैं उसी माध्यम से बता रहा हूँ। ये पता नहीं कितनी अच्छी और गलत बात है, लेकिन इस सोशल मीडिया को उतना ही अपनाइएगा जितनी की जरूरत हो, इतना नहीं हो। वो कहते हैं ना कि आप ड्रिंक ले रहे हैं या ड्रिंक आपको ले रही है। ये गलत टॉपिक हो जाए, ड्रिंक लेना इन योर लिमिट्स, तो हर चीज की एक लिमिट है। तो सोशल मीडिया को जहां तक उपयोगी हो वहां तक ले,
बाकी तो जिंदगी है, चल रही है, ये भी पहले भी थी, लेकिन अब फास्ट फूड की तरह से हम इसको ले रहे हैं। थोड़ा सा उन रिश्तों के लिए टाइम निकालिएगा जिन रिश्तों के कारण आप जिंदा हैं। आप अपनी बेटी के लिए समय निकालिए, दोस्तों के लिए समय निकालिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। ये चीज़ें तो सब मीडिया पर फैल। विनीत जी, काफ़ी बातें हुई, बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा आज, बहुत अच्छी खूब बातें हुई। लास्ट में जाते जाते आप अपनी पसंद की कुछ लाइनें दर्शकों के लिए। पसंद की नहीं है, वो बड़ी कड़वी लाइन है। विनीत चौहान, विनीत कम रहा है, वो तो व्यक्तिगत जिंदगी में रहा है, चौहान ज़्यादा रहा है। मेरी बड़ी बदनाम सी लाइन। मत चूके चौहान। हाँ, मत चूके चौहान, तो है ना। हालांकि वो अलग बात है, मत सोचो कि समंदर कभी रोता नहीं है। सच तो यह है कि वो अपनी कहानी किसी से कहता नहीं है। किसी अगले पॉडकास्ट में आपसे बात करेंगे, वो अपनी आंतरिक बातें आपसे मैं करूंगा। आज मैंने पॉलिटिक्स की बात करी है, आज मैंने बांग्लादेश में, मेरी लाइन बड़ी पॉपुलर हुई थी, जिस नाम से विनीत चौहान जाना जाता है देश दुनिया में। तो वो बड़ा करगिल के युद्ध के समय मैंने लिखी थी, वो उसके वही मेरे कारण बदनामा हुआ मैं थोड़ा बहुत इस देश दुनिया में। जब मैं यूके गया, बेलफास्ट गया, नॉटिंगहम गया, देश दुनिया में जहाँ भी घूमा, मुस्लिम कंट्री भी गया। तो उस समय ये हुआ करगिल में, मैं देखता था रोज जब तिरंगे में लिपट के शव आते थे तो तुरंत वहाँ 10 लाख रुपए ये दिए विधवा को, 10 लाख। तो नेता लोग बड़ी कालन ऊंची करके घूमते थे, क्या अब तो 10 लाख रुपए दे दिए, अब क्या है। तो एक आध जगह बड़ा अभद्र व्यवहार हुआ उन वीरांगनाओं के साथ, तो मुझको पता लगा। तो मैंने गुस्से में फिर 2 लाइन लिखी थी, वो कड़वी है तो भी उससे समापन कर देता हूँ। बिल्कुल। तो मैंने उन नेताओं से कहा, तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को। लो मैं 20 लाख देता हूँ तुम किस्मत के हेटों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजें लड़ने अपने बेटों को। बहुत मत है, बहुत वही जो आपने बात करी, राजनीतिक लोग दूसरों को आगे कर देते हैं, खुद पीछे आनंद कर रहे हैं ऐसी कमरों में। ये नहीं होना चाहिए। किसान, जवान, इस देश की आर्थिक व्यवस्था से लेकर सरहदों तक इन दोनों का बड़ा योगदान है। राजनीति तीसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर। बहुत खूब, समापन करते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत आपसे। वीर रस के ओजस्वी कवि विनीत चौहान जी ने आज हर विषय पर हमसे चर्चा करी, हर विषय पर युवाओं को लेकर, राजनीति को लेकर, हमारे देश के जवान और सैनिकों को लेकर चर्चा करी बहुत, क्योंकि समय की हमारे पास बहुत कमी है। हम प्रयास करेंगे आगे फिर से हम विनीत जी से समय लें और विनीत जी का एक अच्छा सा पॉडकास्ट, व्यक्तिगत बहुत बातें हैं लेकिन ये टाइम की कमी है, उसके हिसाब से हम इतना ही बात करेंगे। अगले पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत।